नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 11 अगस्त और द हिंदू में आज ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए जा सकें, लेकिन फिर भी जो है चाइना में डिफ्लेशन आई हुई है इस समय। डिफ्लेशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है हम लोग पहले इकोनॉमी के बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मनी का फ्लो, डिमांड और सप्लाई, ये तीन चीज़ें मिल करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने का काम करती हैं कि मार्केट में मनी का फ्लो कैसा है, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कैसी है और अवेलेबिलिटी होने के साथ में डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो कैसा है। तो ये तीनों फैक्टर मिल करके तय करते हैं। फ़िलहाल चाइना की इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन के दौर से गुजर रही है। तो डिफ्लेशन के ऊपर जो है एक आर्टिकल है चाइना के कि क्या कारण है इसके, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल अभी फेडरल रिज़र्व जो है यूएसए का, तो यूएसए के फेडरल रिज़र्व ने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, फेडरल इंटरेस्ट रेट्स कह सकते हैं उनको, तो उन इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है। तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया का मतलब ये है कि अब उधार लेना और महंगा हो गया। डोमेस्टिक इकोनॉमी में या इंटरनेशनल इकोनॉमी में, दोनों तरीके की इकोनॉमी में उधार लेना और महंगा हो गया। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ जाने का मतलब ये है कि मनी के फ्लो को, यानी जो कैश की लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है यूएस फेडरल रिजर्व। पर उसकी जो है उसका जो दुनिया की इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएसए जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इस संदर्भ में जब यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक कुछ चेंज करता है अपने इंटरेस्ट रेट्स में, तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो पर उसके इम्पैक्ट होते हैं। तो इसको लेकर के एक आर्टिकल है। और स्कूल बैन को लेकर, वो स्कूल में जो फ़ोन यूज़ करते हैं बच्चे, तो स्कूल में फ़ोन यूज़ करने को लेकर के एक आर्टिकल है। इसके अलावा एक आर्टिकल जो आप देखते होंगे कि वर्तमान समय में क्या है, सरकारों ने एक रुख अपना रखा है कि कोई ऐसी घटना होती है या कहीं पे कोई कम्युनल राइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में जिसको भी प्रशासन आरोपी समझता है, ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिसे भी प्रशासन आरोपी समझता है, क्योंकि देखिए अपराध सिद्ध करने का काम जो है वो न्यायपालिका का है, दंड सुनाने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन प्रशासन जिसे अपराधी समझता है तो उसके साथ में एक इंस्टेंट जस्टिस कर देता है। इंस्टेंट जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने देखा होगा हरियाणा के नूंह में हिंसा के दौरान इस घटना के बाद में कुछ घर वगैरह वहाँ पे जो है गिरा दिए गए हैं। तो जो घर गिरा देना है अचानक से, तो ये प्रशासन जिन्हें आरोपी समझता है उनका घर गिरा दिया। उसमें कुछ ऐसे मामले भी आए हैं कि एक आध लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बचाने का काम किया था, तो शायद उनका भी घर गिरा दिया है प्रशासन ने। कुल मिलाकर के ये जो है एक तरह का एथिकल इशू है कि ये जो इंस्टेंट जस्टिस करने का तरीका है, तो ये तरीका कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी डिग्रेड करने का काम करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं प्रशासन का खुद अपनी न्यायिक व्यवस्था में विश्वास का कमज़ोर होना दिखाता है। और तीसरा, जो विधि का शासन होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ के स्पिरिट को भी, यानी विधि के शासन की भावना को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है। कुल मिलाकर के इसके अलावा एक इशू हम लोग जो है ये डिस्कस करेंगे कि नाइजर जो है, तो नाइजर में इस समय सैन्य तख्तापलट हुआ है 26 जुलाई 2023 से। तो जो ग्लोबल सिनेरियो है, यानी वैश्विक परिदृश्य एक बार आज देख लेते हैं सारा, चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह है नहीं, तो वैश्विक परिदृश्य समझते हैं सारा कि दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। कोविड-19 के दंश को झेल के निकल नहीं पाई दुनिया, और उसके बाद कितने सारे संकट एक साथ सामने खड़े हुए हैं। तो एक बार एक निगाह जो है दुनिया के परिदृश्य पर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला इशू उसका हम लोग आज ये डिस्कस करते हैं कि जो नाइजर में सैन्य तख्तापलट हुआ है 26 जुलाई 2023 को, उसको लेकर के वर्तमान समय में क्या स्थिति है। थोड़ा सा एक चीज़ ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इशू है। तो नाइजर को आप लोग एक बार जो है अपनी स्कूल एटलस वगैरह में निकाल के मैप पे भी देख लीजिएगा। और नाइजर में जब सैन्य तख्तापलट किया गया, तो इस समय वहाँ की बागडोर जो है वो कोई जनरल चियानी करके हैं, तो जनरल चियानी के हाथों में है, और वहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बाजोंग।
तो मोहम्मद बाजोंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल जब सैन्य तख्तापलट हुआ तो उसके बाद में फिर जो और अन्य देशों जैसे यूरोपीय यूनियन था, जर्मनी था, स्पेन है, इटली है, यूएसए है, यूएन है, तो इन लोगों ने, जैसे यूएन ने क्या है, यूएन ने ये बोला कि आप जो है लोकतंत्र की बहाली करिए वापस से, इस बात को लेकर के चिंता जताई। और जो मोहम्मद बाजोंग जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उनके परिवार को लेकर के चिंता जताई। बाकी के जो जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस है, तो इन लोगों ने क्या, अपने नागरिकों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। नाइजर के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए कि 1960 तक जो है नाइजर वो फ्रांस की कॉलोनी था, फ्रांस का उपनिवेश था। 1960 के बाद आज़ाद हुआ है। और उसके बाद से ऐसा नहीं कि पहली बार सैन्य तख्तापलट हुआ है, 2010 में भी सैन्य तख्तापलट हो चुका है। इसके अलावा और भी बार हो चुका है, मीन्स 4 से 5 बार जो है, ये शायद 5वीं बार सैन्य तख्तापलट हुआ है। इसके पहले 4 बार भी सैन्य तख्तापलट नाइजर में हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। तो ये जो जर्मनी, स्पेन, इटली, यूएसए, इन लोगों ने धीरे धीरे करके अपने नागरिकों को वहाँ से निकाला। जैसे फ्रांस की कुछ फ्लाइट पे इंडिया के भी कुछ नागरिक जो है नाइजर से निकाले गए। यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने जो है चिंता व्यक्त की अपनी। और इसी के साथ में जो पड़ोस के कुछ देश हैं जहाँ ऑलरेडी पहले से सैन्य शासन चल रहा है, यानी माली है, बुर्किना फासो है, चाड है, तो माली, बुर्किना फासो ने साफ साफ ये बोला कि अगर किसी दूसरे देश ने नाइजर के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की सेना के साथ, तो इसको जो है हम सामूहिक तौर पर विरोध करेंगे और युद्ध तक भी हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ देश जो हैं अफ्रीका के, वो नाइजर के सपोर्ट में आते दिखाई दिए। दूसरी तरफ एक संस्था है, वो काफ़ी चर्चा में है, इकोवास नाम की। इकोवास नाम है संस्था का, पूरा इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स जो है, ये 28 मई 1975 को एक ट्रीटी है, उसको साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ लागोस के नाम से जाना जाता है। लागोस जो है वो नाइजीरिया का एक शहर है। तो 28 मई 1975 को ट्रीटी ऑफ लागोस को साइन करने के बाद ये संस्था बनी थी, इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इसमें जो है 15 सदस्य हैं। बेनिन है, बुर्किना फासो है, कोट डिआइवर है, गैम्बिया है, घाना है, गिनी है, गिनी बिसाऊ है, लाइबेरिया है, माली है, मॉरिटानिया है, नाइजर है, नाइजीरिया है, सियरा लियोन है, सेनेगल है, टोगो है। तो इस तरीके से जो है ये 15 देश हैं। नाइजर की बात करें तो नाइजर जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मैप देखेंगे आप, मीन्स सी के साथ कहीं भी इसका बॉर्डर नहीं लगता है, चारों तरफ से जो है ज़मीन से ही घिरा हुआ है। अगर आप इसके यानी नाइजर के नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो नाइजर के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा लीबिया कंट्री है। अगर नाइजर के ईस्ट की बात करते हैं, पूरब दिशा में जो है चाड सीमा बनाता है। और अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में नाइजीरिया है नाइजर के, और उसके बाद में 2 देश और सीमा से लगे हुए हैं जिनका नाम है बेनिन और बुर्किना फासो। तो इस तरीके से 5 देश जो हैं वो नाइजर के साथ सीमा शेयर करते हैं, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन और बुर्किना फासो। इसके अलावा जो आबादी है वहाँ की, वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। और प्रमुख समुदायों में आप अगर देखें तो 3 समुदायों में ही जनसंख्या का लगभग जो है 80% से, यानी आप कह सकते हैं कि नियर अबाउट 90% जो है 3 समुदाय ही कवर करते हैं। तो वो प्रमुख समुदाय, पहला समुदाय है हौसा जो 53% आबादी है, और 21% आबादी है जारमा और सोंगे, ठीक है, जारमा और सोंगे समुदाय। और एक समुदाय है तुआरेग, ये तो प्रसिद्ध मतलब फेमस है, आता रहता है समाचारों में। तो तुआरेग समुदाय जो है वो 11% आबादी है वहाँ पर। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कई एथनिक ग्रुप हैं, जैसे फुलानी है, कनूरी है, गुरमा है, टाउटू है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के इतनी जो है एथनिक ग्रुप्स भी वहाँ पर हैं। साथ में जो नाइजर देश है, नाइजर देश का 80% क्षेत्रफल जो है, 80% क्षेत्र सहारा मरुस्थल का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में अगर खनिजों के उत्पादन की बात करें तो यूरेनियम एक काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज आप समझते होंगे, और यूरेनियम के उत्पादन में 7वें स्थान पर है। फिलहाल कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि जो नाइजर है वो यूरोपियन यूनियन को यूरेनियम सप्लाई भी करता था। 3rd बिगेस्ट सप्लायर था। पहला बिगेस्ट सप्लायर यूरोपियन यूनियन का था कजाकिस्तान, दूसरा था रशिया। अगर विश्व में जो है उत्पादन की बात करें आप यूरेनियम में, तो जो प्रथम 3 उत्पादक हैं, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन होता है कजाकिस्तान में, दूसरे नंबर पे होता है कनाडा में, और तीसरे नंबर पर होता है
नामीबिया में। तो प्रथम 3 में आप देखेंगे कि अफ्रीका का भी एक देश है नामीबिया, ठीक। कजाकिस्तान आप जानते हैं मध्य एशिया का है, और कनाडा आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है। तो इस तरीके से ये सारा जो है सिस्टम चल रहा है। इकोवास की बात हम लोग जो कर रहे थे, तो इकोवास जो है वो एक तरीके से ट्रेडिंग यूनियन की तरह काम करती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के पर्पज से। मीन्स उनका जो आइडियल है वो है कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी का। तो कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी को एज ऑब्जेक्टिव मानकर एज ए ट्रेडिंग यूनियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ में सारे देश जो है एक साथ अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो इकोवास है इसका जो सचिवालय था, सेक्रेटेरिएट 2007 से कमीशन में चेंज कर दिया गया था, और हेडक्वार्टर जो है वो अबुजा में है, नाइजीरिया का शहर है अबुजा। शायद नाइजीरिया की राजधानी भी जो है वो अबुजा ही है। और अगर जो है प्रशासन की बात करें आप इसके, तो इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, बाकी के 13 कमिश्नर हैं। इसके अलावा और भी 1-2 अधिकारी ऐसे रहते हैं। और फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं तो वो नाइजीरिया के राष्ट्रपति ही इकोवास के अध्यक्ष हैं। इकोवास ने अल्टीमेटम दिया था 6 अगस्त तक का नाइजर को कि आप जो है ये लोकतंत्र की बहाली कर दीजिए, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिलहाल नाइजर ने जो है बिल्कुल मना कर दिया, और वो इस बात पर बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, कोई किसी तरह का लोकतंत्र की बहाली के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। उल्टा जनता जो है वो सैन्य तख्ता पलट के समर्थन में सड़क पर उतर आई है। और ऐसी स्थिति में इकोवास ने अभी तुरंत ही हाल में ही बैठक बुलाने की बात की है अबुजा में। हेडक्वार्टर है अबुजा में ना इकोवास का। तो इकोवास जो है अबुजा में एक स्पेशल मीटिंग बुला रहा है इस मुद्दे पर विचार करने के लिए। और जो प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, उनका नाम है बोला टिनुबू। तो बोला टिनुबू जो है वो हेल्ड करने जा रहे हैं स्पेशल सेशन को अबुजा में। इस तरीके से आप याद रखिएगा, नाइजर की आर्मी ने इकोवास की बात नहीं मानी, अल्टीमेटम को इग्नोर कर दिया। और साथ ही साथ में जो है फ्रांस के ऊपर भी आरोप लगाया उन्होंने, नाइजर आर्मी ने, कि हमारा जो हवाई क्षेत्र है उसका उल्लंघन किया, इसके अलावा हमारे सैन्य शिविर पर हमला किया। कुल मिलाकर के आप देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं कि एक तरीके से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उभर के सामने आता दिखाई दे रहा है। और आप ये समझिए कि किस तरीके से समस्याएं बढ़ती हैं। तो अभी तक तो क्या स्टार्टिंग में पहले लोकतंत्र की बहाली की बात की, फिर लोगों ने अपने नागरिक निकाले, फिर जो है चेतावनियां दी गई। चेतावनी देने में माली, बुर्किना फासो, चाड ये लोग जो है समर्थन में आ गए। उसको जो है ये मान लिया कि युद्ध भी कर देंगे अगर किसी ने ज़्यादा हस्तक्षेप किया। और ये सब चल ही रहा है। तब तक इंटरनल लेवल पर एक तुआरेग विद्रोह हुआ है पहले 2003 के दौरान। तो उस तुआरेग विद्रोह में जो है एक सज्जन थे, उनकी बड़ी अग्रणी भूमिका थी। नाम है उनका रियासत इब्दौला। तो रियासत इब्दौला जो है वो लोकतंत्र की बहाली के समर्थन में अब जो है कूद पड़े हैं देश के अंदर ही, यानी नाइजर के अंदर ही। और उन्होंने जो है एक प्रतिरोध परिषद बना दी है। तो उस प्रतिरोध परिषद बनाने की घोषणा की इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता भी लेनी पड़ी कूटनीतिक तौर पर लोकतंत्र की बहाली करने के लिए अपने देश में, तो हम जो है उस सहायता को भी लेने में पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर के मामला जो है और ज़्यादा गंभीर हो गया। अब अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है किसी तरह का, साथ ही साथ में इकोवास के 2 सदस्य जो माली और बुर्किना फासो हैं, उनको इकोवास से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये पूरा जो है नाइजीरिया को लेकर के इस समय चल रहा है सिनेरियो। इसके अलावा अगर दुनिया की आप बात करें तो दुनिया के बारे में देख लीजिए ज़रा सारा चल क्या रहा है इस समय। चूँकि आज टाइम है अपने पास तो एक बार बनता है देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर्स इस समय जो है वर्ल्ड के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो में चल रहे हैं। दूसरा मामला भी अफ्रीका में ही आप देख लीजिए। एक देश है सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम, और वहाँ पर एक शहर है ओम दुरमान। तो ये ओम दुरमान शहर जो है ये दारफुर प्रांत का हिस्सा है सूडान में। आप देखेंगे अगर फिजिकल मैप आप देखिएगा तो फिजिकल मैप में आप देखेंगे कि दारफुर जो है हिली एरिया है, दारफुर क्षेत्र के नाम से आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये दारफुर प्रांत जो है इसका ओम दुरमान शहर है। वहाँ पर भी जो है खार्तूम राजधानी के आसपास में काफ़ी ज़्यादा जातीय संघर्ष दिखाई दे रहा है। और सूडान में जो है संघर्ष किस बात का है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर देखिए लोकल पीपल रहते थे पहले से, धीरे धीरे करके अरब आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई। और अंततोगत्वा जो लोकल पीपल हैं वहाँ के, उन्होंने विद्रोह कर दिया अपनी सेना बना करके, और बागी फ़ौज जो है वो सूडान की मीन्स जो सरकार की फ़ौज है उसके साथ में संघर्ष में आ गई। अभी फ़िलहाल जो है
संघर्ष काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, 2003 में पहले एक बार जो है दारफुर प्रांत में संघर्ष हुआ था, जातीय संघर्ष, और जिसमें लगभग 3 लाख लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। अभी फ़िलहाल जो जातीय हिंसा चल रही है, तो इस हिंसा के अंदर भी आप समझिए कि 40 लाख लोग जो हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ा है उस क्षेत्र से। और लड़ाई लड़ कौन रहा है? तो आर्मी है वहाँ की, और जो ये बागी फौज है इसको नाम दिया गया है RSF, और बोलते हैं इसको रैपिड रिस्पांस फोर्स। तो आर्मी और रैपिड रिस्पांस फोर्स के बीच में जो है झगड़ा चल रहा है। इसके अलावा अभी देखिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आपको पता होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो गया उसी के साथ में। तो ये जो परमाणु बम गिराए थे उसकी 78वीं एनिवर्सरी थी अभी 9 अगस्त को, तो 78वीं एनिवर्सरी अभी मना ली गई है। उसके बाद में अगर रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, तो रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो है कहीं अभी हाल फिलहाल शांति नहीं दिखाई दे रही है। यूक्रेन भी जो है ड्रोन से मॉस्को पर 3 बार अटैक कर चुका है, और इसके अलावा जो है शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए भी जेद्दा कॉन्फ्रेंस की गई है। तो इसको हम लोगों ने कल के एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था, जिसमें 42 देशों ने हिस्सा लिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ भी थे, इंडिया भी शामिल था उसमें, चाइना भी शामिल था, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था। तो लेकिन अभी किसी तरीके से मामला सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो काला अनाज समझौता था, तो काला अनाज समझौता से जब रूस बाहर आ गया तो जहाज़ जो है वो असुरक्षित हो गए, अनाज ले जाने वाले जहाज़ यूक्रेन के। तो इसलिए यूक्रेन ने जो है एक अस्थाई मानवीय गलियारा बना लिया है, जिससे मीन्स जहाज़ों के लिए एक दूसरा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काला सागर में जो बंदरगाह है उसका एक तरीके से रिप्लेसमेंट जो है यूक्रेन ने बनाया है, ताकि वो अपने जहाज़ों को भेज सके। दूसरी तरफ रशिया जो है वो 6 अफ्रीकन कंट्रीज़ को मुफ्त अनाज की सप्लाई करेगा, और रसिया जो है अनाज का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। लगभग इसे पिछले साल जो है 60 मिलियन टन तक का जो है एक्सपोर्ट किया था रसिया ने। इस साल भी उम्मीद है कि रूस 55 मिलियन टन से ज़्यादा अनाज जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आप देखिए इक्वाडोर में इस समय राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवार थे एक सज्जन, उनका नाम था फर्नांडो विलाविसेंसियो। खैर नाम देख सुन लीजिए आप, हो सकता है कि एक बार ठीक ना बोल पा रहे हो। तो फर्नांडो विलाविसेंसियो जो है, इनको सर में 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और इक्वाडोर जो है, और मारा भी गया तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में एक रैली करके निकल रहे थे, और इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं गुइलेर्मो लासो, तो गुइलेर्मो लासो ने जो है इक्वाडोर में आपातकाल की घोषणा कर दी। वहाँ भी ऐसा नहीं कि ये इस तरीके की राजनीतिक हत्याएं पहली बार हो रही हूँ। इसके पहले वहाँ 2 शहर हैं इक्वाडोर में ही, मानता है, पूर्तो लूर्तो करके एक शहर है, पूर्तो लूर्तो तो ये पूर्तो लूर्तो और मानता के मेयर की भी हत्या की जा चुकी है फरवरी में, जुलाई में, ठीक है। और जो इक्वाडोर है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा और अगर बात करते हैं तो रसिया यूक्रेन वॉर के चलते चलते जो है एक नई कहानी और निकल आई है कि बेलारूस जो है और पोलैंड, तो बेलारूस और पोलैंड जो है सीमा साझा करते हैं, और उनके बीच भी जो है विवाद की स्थिति धीरे धीरे करके पनप रही है। बेलारूस ने जो है वहाँ अपनी सेना जो है अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पोलैंड की सीमा पर। तो पोलैंड का कहना ये था कि बेलारूस ने हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। मामला धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। कुल मिलाकर के इस समय जो है पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर बेलारूस जो अभ्यास करने में लगा हुआ है, और लोगों का ऐसा कहना है कि बेलारूस उकसाने की कोशिश कर रहा है युद्ध के लिए। आप देख रहे होंगे किस तरीके से पूरी दुनिया जो है उलझती चली जा रही है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज जो है वो अपने आप में एक बड़े चैलेंज के रूप में धीरे धीरे करके उभर करके आ रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए आपकी कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो इन इम्पैक्ट्स में गर्मी है, आग है, वहीं जंगलों में आग लगी हुई है, कई सारे देशों में इस समय आग लग गई है, ठीक है ना। और कहीं जो है गर्मी का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाढ़ जो है, बाढ़ अलग मीन्स एक इरेगुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है बारिश का, पैची रेन बोल रहे हैं उसको। तो ये जो पैची रेन दिखाई दे रही है कहीं, ये भी जो है अपने आप में चैलेंज बनी हुई है। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं कहीं दिख रही हैं। अब भविष्य में जो बाढ़ है जब ये खत्म होगी तो उसके बाद बीमारियों की आशंकाएं जताई जा रही हैं।
तो गर्मी के मामले में जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर अभी हाल ही में चाइना के जिनजियांग प्रांत में रिकॉर्ड किया गया था 52 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अगर जंगलों में आग की बात करिए आप, तो ग्रीस जो है, ग्रीस के जंगलों में आग लगी हुई थी। तो ग्रीस के 3 आइलैंड हैं, उन तीनों आइलैंड के जंगलों में आग लगी थी। आइलैंड्स का नाम था फोर्कू आइलैंड, रोड आइलैंड और एविया आइलैंड। उसके बाद इटली के सिसिली आइलैंड पर भी जो है जंगलों में आग लगी हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे तो स्पेन के जंगलों में भी आग लगी हुई थी, पुर्तगाल के जंगलों में आग लगी हुई थी। और अभी जो है लेटेस्ट आप देखेंगे तो जो हवाई द्वीप है अमेरिका का, उस हवाई द्वीप के लाहेना फॉरेस्ट में भी आग लगी हुई है। और वहाँ तो इतनी खतरनाक आग लगी है कि वो जो लाहेना आइलैंड है, जो हवाई द्वीप का पार्ट है, वो पूरी तरीके से जो है ध्वस्त होने के कगार पे आ गया। पोजीशन ये है कि लोगों को वहाँ भाग भाग के समुद्र के अंदर जाना पड़ रहा है। बाढ़ की अगर आप बात करें तो अभी वर्तमान समय में, इस समय स्लोवेनिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। चीन में आपको पता ही है टोकसूरी तूफान आया था, तो टोकसूरी तूफान के बाद में पहले फिलीपींस में तबाही मचाई, फिर अब चीन में जो है एयरपोर्ट तक में बाढ़ आ गई, पानी भरा हुआ बुरी तरीके से। खानुन तूफान ने जो है जापान के दक्षिणी हिस्से में जो ओकिनावा आइलैंड है, तो उस ओकिनावा आइलैंड पर मीन्स ये असमय तूफान आ रहे हैं, ऐसे मौसम जो है पहले नहीं रहते थे। तो खानुन तूफान जो है जापान के दक्षिणी हिस्से में ओकिनावा द्वीप पर तबाही मचा चुका है। ताइवान जो है वो टोकसूरी तूफान से पहले ही प्रभावित रह चुका है। फिलीपींस भी टोकसूरी तूफान से प्रभावित रह चुका है। इसके अलावा अल्नीनो की स्थिति भी जो है वो बनी हुई है दुनिया में, तो अल्नीनो भी चर्चा में है। इसके अलावा मैसाचुसेट्स जो है अमेरिका का, वहाँ भी जो है ऐसी रेगुलर बारिश देखने को मिली और बाढ़ जैसे माहौल बने हुए हैं। नॉर्वे जो है, नॉर्वे में एक हांस नाम का तूफान आया हुआ है, तो इस हांस तूफान ने नॉर्वे को तबाही मचा रखी है इस समय। नेपाल में जो बागमती नदी है वो अपने किनारे तोड़ रही है, तो नेपाल में भी जो है बाढ़ धीरे धीरे करके जगह बना रही है। भूस्खलन की बात करें तो अभी भारत में आपने देखा ही, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाके, उनमें कितना भूस्खलन और कितनी क्षति पहुंची है। उसके बाद अभी यूरोप का भी एक देश है जॉर्जिया, वहाँ भी जो है भूस्खलन के कुछ मामले देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज ने इस समय दुनिया को बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की इस समय स्थिति ये है कि जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, तो इमरान खान को जो है 3 साल की सज़ा सुना दी गई है भ्रष्टाचार के मामले में। और उसके बाद अब जो वहाँ कार्यवाहक मंत्रिमंडल और कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे, उनके चुनाव को लेकर के इस समय जो है झगड़ा पड़ा हुआ है। अभी तय नहीं हो पा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा, और ये ज़रूरी है क्योंकि जो अगला इलेक्शन होगा वो यही कार्यवाहक पीएम और कार्यवाहक मंत्रिमंडल जो है वो कंडक्ट कराएगा। तो अभी अंतरिम सरकार वहाँ बनाई नहीं जा पा रही है पूरी तरीके से, तो 2 लोग हैं वहाँ भी जूझ रहे हैं। शहबाज शरीफ हैं एक और भी हैं, इससे वर्तमान समय में वो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, वो सॉरी राष्ट्रपति कह रहे हैं, शहबाज शरीफ हैं और दूसरे सज्जन जो हैं, 1 मिनट, राजा रियाज नाम है उनका। हाँ, तो ये शहबाज शरीफ और राजा रियाज के बीच में जो है अभी तय नहीं हो पा रहा है कि आगे जो है कार्यवाहक पीएम कौन बनेगा। और इसके अलावा देखिए, और संसद जो है पाकिस्तान की भंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन होना जो है अब क्लियर है। अगर एशिया महाद्वीप में आप जो है कोरियन प्रायद्वीप की तरफ देखेंगे तो जो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उन्होंने वहाँ पर अपने सेना प्रमुख को ये कहते हुए हटा दिया कि अब जल्दी ही जो युद्ध होने वाला है तो उसमें अपने सैन्य कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाने में, मतलब पूरा कर पाने में सक्षम नहीं थे सेना प्रमुख, इसलिए हमने इनको हटा दिया है। ये नहीं बताया कि हम युद्ध किसके साथ करने को तैयार हैं। तो ये भी जो है एक असमंजस की बात बनी हुई है कि किसके साथ युद्ध करना चाहते हैं। फिलहाल जो है ये है कि 1983 के बाद पहली बार अमेरिका ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो साउथ कोरिया के तट पर भेजी हुई हैं। तो हालांकि अभी नॉर्थ कोरिया ने नाम नहीं लिया किसी का, बस बता दिया कि जो है युद्ध की तैयारियां, अपनी सेना को बोल दिया कि करो भाई, लड़ाई होने वाली है। अगर भारत की बात करें तो भारत में आपको पता है पूर्वोत्तर में मणिपुर की इस समय क्या स्थिति है, इसको लेकर के हम लोग काफ़ी डिटेल में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मणिपुर में पूरी तरीके से शांत माहौल नहीं हो पाया है। फिलहाल जो मुख्य केंद्र का विषय है इस समय भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, तो मानसून सत्र जो है वो भारत की राजनीतिक परिदृश्य में इस समय केंद्र में है। जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है, फिलहाल जो मानसून सत्र चला है तो इसको लेकर के कुछ जो पॉइंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। जैसे अभी हाल फिलहाल में तो एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया था विपक्ष, तो वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कल पूरी तरीके से
धड़ाम बोल गया संसद में, वॉइस वोट के थ्रू ही जो है उसको गिरा दिया गया, पारित नहीं हो पाया। और चर्चा में जवाब जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के 3 दिन तक लगातार चर्चा हुई और अंतिम जवाब जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसके पहले जो गृह मंत्री हैं उन्होंने दिया था। इसके अलावा और काफ़ी सारे सांसदों ने जो है इस पर चर्चा की। कुल मिलाकर के जो मुद्दे केंद्र में रहे हैं इस पूरे मानसून सत्र के दौरान, तो एक तो रूल 267 जो था, रूल 267, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है ये रूल और इसके अंतर्गत विपक्ष जो है वो मणिपुर पर सारे बिजनेस को स्थगित करा के चर्चा करना चाहता था, तो रूल 267। इसके अलावा अल्पकालिक चर्चा से रिलेटेड एक रूल है, रूल 176, ये चर्चा में रहा। इसके बाद एक रूल जो है रूल 72, ये भी जो है चर्चा में रहा। और अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ विश्वास प्रस्ताव भी जो है इम्पॉर्टेंट इशू बन गया। प्रश्नकाल शून्यकाल ये तो आप जानते ही होंगे, तो प्रश्नकाल शून्यकाल जब आप देखेंगे तो तारांकित अतारांकित प्रश्नों को भी जो है इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा। तो ये जो है महत्वपूर्ण मुद्दे मानसून सत्र में। देखिए सारी चीज़ें अभी यहाँ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस करें। फिलहाल अभी जो है आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति जो है उसको की रिपोर्ट जो है उसको जारी किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बाद में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट आई है, तो तीसरी बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने रेपो रेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया। इसके अलावा ये बात आप याद रखिएगा कि रेपो रेट के साथ साथ में जो एसडीएफ रेट है या फिर एमएसएफ रेट है या बैंक रेट है, ये सारे रेट जो है वो इस तरीके की जो मौद्रिक नीति समीक्षा होती है द्विमासिक, तो इसमें जो है बार बार आरबीआई अपडेट करता रहता है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है 2023-24 का अपनी इस रिपोर्ट में भारत के लिए 2023-24 में इन्फ्लेशन रेट का आंकड़ा बदला है। पहले 5.1 था, अब फिलहाल जो है 5.4% का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो खाने को लेकर के महंगाई दर है उसको चिंता का विषय माना, तो खाद्य महंगाई दर जो है वो चिंता का विषय है। और लिक्विडिटी को आगे भी मार्केट में कम रखने की बात की है कि जो कैश का फ्लो है मार्केट में उसको कम रखा जाए। और इसके अलावा अभी 9 अगस्त से जो एक नया अभियान शुरू हुआ है, मेरी माटी मेरा देश अभियान, जिसके अंतर्गत 7500 कलश में पूरे देश से मिट्टी ला करके और जो राष्ट्रीय समर स्मारक है दिल्ली में, यहाँ पर एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी, है ना। और जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है तो इसमें जो है पंच प्राण प्रतिज्ञा और अमृत कलश यात्रा, वसुधा बंधन, वीरों का बंधन, तो ऐसे कई छोटे छोटे पार्ट हैं इस पूरे बड़े अभियान के। और फिलहाल आपको पता होगा जो वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर जो है जीपीआर सर्वे चल रहा है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा G20 की मीटिंग्स लगातार देश में चली रही हैं। साथ ही साथ में अभी इस समय एशियन चैम्पियन ट्रॉफी है, हॉकी से रिलेटेड है, तो ये एशियन चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो चेन्नई में आयोजित की जा रही है और भारत जो है वो इसके सेमीफाइनल तक पहुंच गया है और सेमीफाइनल में भारत और जापान के बीच में जो है मैच होना है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से सारा मामला था। और ये संसद का जो मानसून सत्र रहा है, तो संसद के मानसून सत्र में देखिए सरकार के पास 31 बिल थे पास कराने को। कई बिल जो है उन्होंने पास करा भी लिए हैं और इनमें से कुछ बिलों पे हम लोगों ने चर्चा भी की है, जैसे जन विश्वास एक्ट पे चर्चा की है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे चर्चा की है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो बिल है उस पर तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा की है। तो ऐसे करके कई सारे आर्टिकल्स को हम लोग जो है बीच बीच में, जैसे आईआईएम बिल था तो आईआईएम बिल के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे उनको लेकर के चर्चा की है। बाकी के जो बिल्स बचे हुए भी हैं तो जैसे जैसे एडिटोरियल्स में कवर होंगे वैसे होते जाएंगे और फिर अगर कोई बचेगा तो उसको भी हम लोग जो है कवर कर लेंगे। फिलहाल अब आते हैं आज के आर्टिकल्स की तरफ, ज़रा देखिए आप। और आर्टिकल में पहला आर्टिकल जो डिफ्लेशन को लेकर के था, तो ये आर्टिकल इसमें ऐसा कोई विशेष इशू नहीं है। डिफ्लेशन कुल मिलाकर के ये कि आप यहाँ आपको एक चीज़ ये समझनी है कि डिफ्लेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकती है, लेकिन अगर डिफ्लेशन है किसी इकोनॉमी में इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ गिर ही जाएगी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि डिफ्लेशन रहने के बावजूद जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़ता रहता है, मीन्स जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो डिफ्लेशन कोई पैरामीटर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के गिरने का, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए हैं जो आर्टिकल है इसमें,
यूएस का एग्जांपल दिया है, चाइना का एग्जांपल दिया है, जापान का हाँ यूएस का एग्जांपल है, चाइना का एग्जांपल है, जापान का एग्जांपल है कि इन लोगों ने ये देखिए लिखा हुआ है यूएस एंड चाइना इन द पास्ट दे नोट हैव एक्सपीरियंस डिफ्लेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. Even a country like Japan, which has been plagued by persistent deflation for years, actually witnessed a rise in per capita real income levels during the era of deflation. ठीक है ना. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डिफ्लेशन के टाइम पर भी जो है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. तो डिफ्लेशन को लेकर के एक यही चीज़ थी. डिफ्लेशन को हमने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही कि क्या होता है. कुल मिलाकर के एक चीज़ और भी, एक पॉइंट इसमें और भी इम्पोर्टेंट निकल के आता है कि कहते हैं कि जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो लग रहा है मार्केट में गिर रही है. और डिफ्लेशन के दौरान कुछ लोगों का मानना ये है कि जब डिफ्लेशन आती है तो लोग जो है सामान खरीदना छोड़ देते हैं. देखो डिफ्लेशन एक तो आती ही इसीलिए कि या तो जो है डिमांड बिल्कुल गिर गई. ठीक है. और दूसरा ये कह रहे हैं कि जब डिफ्लेशन आती ही डिमांड गिरने से है, और डिफ्लेशन के दौर में आदमी क्या करता है कि सामान उस समय नहीं खरीदता, ये सोचता है अभी और सस्ता हो जाएगा, जब और सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे, तो इस चक्कर में डिमांड और गिर जाती है. तो डिफ्लेशन जो है और ज़्यादा डीप होता चला जाता है. दूसरी तरफ जो है कुछ लोगों का मानना ये है कि ये गलत है. वास्तव में प्राइस जो है वो डिफ्लेशन को तय नहीं करते. जो डिफ्लेशन है मीन्स जो कंज्यूमर डिमांड है वो कंज्यूमर डिमांड ये तय करती है कि प्राइस क्या होंगे. ठीक है. तो इस तरीके के कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं. फिलहाल कुल मिलाकर के ये है. एक पॉइंट और निकल के आता है कि हो सकता है कि चाइना ने जो फंड्स के एलोकेशन किए हों तो वो इस तरह से कहीं एलोकेशन कर दिए हों कि अभी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फर्दर आने वाले टाइम में जो है ग्रोथ दिखाई दे. क्योंकि री एलोकेशन ऑफ सोर्सेज के दौरान भी कई बार ऐसा होता है. मीन्स अगर आप संसाधनों का पुनरावंटन करते हैं और पुनरावंटन में कुछ ऐसे क्षेत्र को आपने आवंटन कर दिया कि जो तात्कालिक ग्रोथ तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब उस फील्ड में डेवलपमेंट होगा तो अचानक से सारे ही जो पैरामीटर्स हैं, सारे जो एरियाज हैं इकोनॉमी के, वो अचानक से ग्रोथ करने लगेंगे. है ना. जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है कैपिटल इंटेंसिव रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री है. मीन्स एक तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, रिसर्च बेस्ड है तो रिसर्च बहुत करना पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है, तो रिटर्न बहुत जल्दी नहीं आते हैं, इन्वेस्टमेंट काफ़ी समय के लिए दबा रहता है. पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो इकोनॉमी के हर फील्ड को जो है स्टिमुलेट कर देती है, डेवलप कर देती है काफ़ी तेज़ी से. ग्रोथ रेट जो है बढ़ जाता है हर फील्ड का. तो इस तरीके का हो सकता है चाइना ने कहीं जो है रीएलोकेशन किया हो, ये आसार जताए जा रहे हैं इस आर्टिकल में. कुल मिलाकर के इसके बाद हम लोग अपने अगले फेडरल फंड हाइक जो है इसको लेकर के बात करते हैं. अब ये मुद्दा आप समझ लीजिए संक्षेप में कि वास्तव में फेडरल रिजर्व बैंक जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, यानी उधार देने का रेट बढ़ा देता है कि वहाँ के बैंक जो है ज़्यादा लोन ना ले पाएँ. जैसे अपने यहाँ बैंक लेते हैं ना आरबीआई से पैसा, तो वैसे ही वहाँ के बैंक जो है वहाँ के इससे फेडरल रिजर्व बैंक से पैसा लेंगे. एफआरबी बोलेंगे अभी उसको. ठीक है. एफआरबी बोलेंगे तो आप समझ जाना फेडरल रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं. तो एफआरबी से वहाँ के बैंक पैसा लेते हैं. एफआरबी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इसलिए बढ़ाता है ताकि वहाँ अपनी मीन्स डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैश की लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके या धीमा कर सके. दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ता है आप ये समझिएगा. क्योंकि यूएसए जो है वो दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है और जो फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा रहता है उसका. दूसरा जो डॉलर करेंसी है यूएसए की वो सर्वमान्य मुद्रा है और सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहने वाली मुद्रा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वमान्य होने के कारण उस मुद्रा के साथ में जो करेंसी एक्सचेंज रेट होते हैं उन करेंसी एक्सचेंज रेट को भी लेकर के इश्यूज बने रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य देशों के लिए. तो अगर डॉलर के मुकाबले किसी की मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो उस देश को भी समस्या हो जाती है. फिलहाल पॉइंट वाइज मैनर में आप ये चीज़ समझिएगा तो सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसे का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है. मीन्स अगर जो है पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा जो है वो एक तरीके से मूल पूंजी की तरह काम करता है ना. तो और पैसा आएगा कहाँ से? तो जितने ज़्यादा बड़े अमाउंट लगते हैं, इतने बड़े अमाउंट कोई एक आदमी ऐसा तो लगा नहीं सकता. तो जो है लोन वगैरह लेने पड़ते हैं. और लोन जो है वो जब लिए जाते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में भी लोन लिए जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी लोन लिए जाते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में जो लोन आप लेंगे तो उस लोन के ऊपर करेंसी एक्सचेंज रेट
इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है। तो अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है एफआरबी ने, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लोन महंगा हो गया। अब लोन अगर महंगा हो गया तो वहाँ की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें कैश की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब कैश की लिक्विडिटी कम होगी, अब चूंकि लोन महंगा किया क्यों जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाए। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमारी जो मुद्रा है उसकी कीमत को गिरने से बचाया जाए। महंगाई बढ़ने का मतलब ये होता है कि मुद्रा की कीमत गिरने लगती है। तो अगर आपने ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, अब जैसे पिछले काफ़ी टाइम से लगातार जो एफआरबी है अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि जो डॉलर है, डॉलर का प्रभाव वहाँ की अर्थव्यवस्था में कम होता जा रहा है। अब जब डॉलर का प्रवाह अर्थव्यवस्था में कम हो रहा है तो डॉलर धीरे धीरे करके मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है का मतलब ये है कि सारी दुनिया में बाकी जो मुद्राएं हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो रही हैं। अब ये चीज़ आप यहाँ से समझिएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में अब लोन महंगा भी हो गया, ठीक है, और लोन महंगा होने के साथ साथ दूसरी तरफ जो मुद्रा की कीमत है किसी दूसरे देश की वो भी गिर गई, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सपोज करिए बाहर से अगर किसी देश को सामान खरीदना है, तो जब बाहर से कोई देश सामान खरीदेगा तो अब उसे और ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी मुद्रा की कीमत तो गिर गई। जिस चीज़ के लिए अगर किसी चीज़ की कीमत $1 थी और उसकी मुद्रा में वो 10 अपनी मुद्रा दे रहा था, तो 10 मुद्रा दे करके चीज़ ले लेता था, कीमत गिरी, अब 15 मुद्रा दे लेके लेगा। तो ऑलरेडी एक तो जो है फाइनेंशियल कंडीशन खराब है कोविड-19 की वजह से, दूसरा अब बाहर से सामान खरीदना महंगा हो गया, मींस इंपोर्ट करना जो है और महंगा हो जाएगा। तो ये एक तरीके से डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उस देश की निगेटिवली इम्पैक्टेड होगी। दूसरा, अंदर जो है अपने यहाँ भी कर्जा देना महंगा हो जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ कर्जा देना महंगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब आप समझिए कि बाहर से अगर लोन लिया सरकार ने, तो लोन जब लेगी तो वो महंगा लोन मिलेगा, बोरोइंग कॉस्ट जो है ज़्यादा होगी, और बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा होगी प्लस दूसरा ये कि अपने यहाँ जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। जब आपकी मुद्रा गिर गई है, आपकी मुद्रा की कीमत गिर गई, तो बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन होंगी तो फिर जो है रिवेन्यू जनरेशन नहीं होगा अच्छा। जब रिवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, सरकार को टैक्स अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये भी जो है पर्टिकुलर उस देश के लिए समस्या बन के उभरेगा। फिर कुल मिलाकर के जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो हो जाएंगी, देखिए मुद्रा की कीमत गिरने के दौरान एक बेनिफिट होने के चांस रहते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट उस समय बढ़ जाता है, कि जो देश के लोग हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, क्योंकि मुद्रा की कीमत गिरने के दौरान क्या होता है, देश के अंदर जो है पैसा ज़्यादा मिलने लगता है। मीन्स किसी सामान के लिए अभी देश के अंदर जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सामान $1 का एक्सपोर्ट किया, तो उस $1 के बदले में हमें अभी 10 रुपये मिलता है। लेकिन अब जब मुद्रा की कीमत गिर गई और $1 20 रुपये के बराबर हो गया, तो अब जब हम $1 का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 20 रुपये मिलेगा, तो हमें बेनिफिट, इसलिए हम एक्सपोर्ट करने में जुट जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर स्लो डाउन हो जाएंगी तो एक्सपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है किसी इकोनॉमी में, डिमांड लगातार गिरती जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही है, तो फिर लोगों की इनकम भी धीरे धीरे गिरेगी, डिमांड और कम हो जाएगी। तो एक तरीके से क्या कि अर्थव्यवस्था पूरे एक दुष्चक्र में फंस जाएगी। तो एक्सपोर्ट करने से पैसा भले ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ का बना रहना तो ज़रूरी है ना। तो कुल मिलाकर के ये पहलू जो है, हालांकि ये एक्सपोर्ट करने वाला पहलू जो है, जब कोई देश ऐसा होता है ना कि अपना पैसा चुकाने की स्थिति में ही नहीं रह जाता है, तो उसके साथ यही किया जाता है कि उसकी जो मुद्रा है उस मुद्रा को डीवैल्यूएट कर दिया जाता है, ताकि उस देश से जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, और एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे करके उस कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पहले से अच्छी हो जाए। जैसे श्रीलंका के मामले में, अभी श्रीलंका की आपने देखा पिछले साल क्या हालत हो गई, पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई उनकी। तो फिर जो है फर्दर उन्हें IMF ने जो है बेल आउट पैकेज तो दिया, और बेल आउट पैकेज देने के बाद फिर जो है उनकी मुद्रा का अवमूल्यन करके अब आप जो है खूब एक्सपोर्ट करिए और पैसा इकट्ठा करिए और धीरे धीरे करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करिए। चौथा पॉइंट जो प्रॉब्लम में आपको दिखेगा कि अब जब आपको ही कर्जा महंगा मिल रहा है, तो जब आपको कर्जा महंगा मिल रहा है, आपसे अगर कोई आपसे छोटा देश है वो आपसे कर्जा लेने आया, तो आप उसे कर्जा देंगे महंगा, तो जब आप उसे महंगा कर्जा देंगे तो आपसे कर्जा लेगा ही नहीं। तो ये भी जो है आपकी पैसे की वैल्यू एक तो गिर गई, वो आपका पैसा लेके करेगा क्या। तो इस तरीके से क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो साख होती है किसी देश की वो भी डाउन होने लगती है, और कुल मिलाकर के ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं
वो पूरी तरीके से स्लो डाउन करने लगती हैं। समस्या इस बात की है कि वर्तमान समय में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, तो वर्तमान समय में ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी जो है वो स्लो डाउन कर रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, और ऐसी स्लो डाउन कर रही अवस्था में एफआरबी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना जो है ग्लोबल इकोनॉमी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए एक चिंता का विषय है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो है वो एक चिंता का विषय है। इसके अलावा दो चीज़ों का असर और पड़ता है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट आपने देखे होंगे देशों के अंदर होते हैं, एक तो एफडीआई आती है, दूसरा एफआईआई होता है, पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं जो किसी देश के शेयर मार्केट के थ्रू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एफडीआई और एफआईआई के साथ क्या होगा जब ऐसा होगा, जैसे आपके देश की मुद्रा की कीमत गिरी, डिप्रिशिएट हुई मुद्रा, तो जैसे ही डॉलर के मुकाबले आपकी मुद्रा डिप्रिशिएट होगी, तो कोई आदमी जो इन्वेस्टमेंट लेकर के आया था, अगर मान लीजिए कि कभी $10 लेकर आया था, $10 के बदले में देश में आके उसे 1,000 रुपये मिले और 1,000 रुपये उसने कहीं लगाया। अब आज की डेट में अगर वो 1,000 रुपये बेच के वापस जाता है और आपके मुद्रा का अवमूल्यन होने की वजह से 1,000 रुपये का मूल्य अब जो है $10 के बराबर रही नहीं गया, मान लीजिए $7 ही मिल पाएगा। तो अगर वो बेच के जाता है अपना 1,000 रुपये जब आपको देगा, तो आप उसे जो है $7 पकड़ा देंगे। आया था तो लेके कितना आया था, $10 लेके आया था। तो कुल मिलाकर के बाहर से जो एफडीआई आती है उसे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो एफडीआई जो है फिर वो वापस ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि फर्दर आगे और ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाए अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारा सारा अभी तो 10 का 7 मिल रहा है, बाद में पता चला एक और डॉलर ना मिले तो लेके भाग खड़ा होगा। तो कुल मिला के एफडीआई भी जो है वो भी फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर के फर्दर प्रॉब्लम आने लगती हैं। जो लगा रहा है पैसा वही लेके भागने को तैयार है, तो बाहर से कोई लेके क्यों आएगा। दूसरी बात, यही प्राइस जो वॉलेटिलिटी है, यही प्राइस वॉलेटिलिटी के कारण जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा उनके लिए तो और आसान होता है। मीन्स जिसने एफडीआई लगाई उसे तो बेचने में थोड़ा टाइम भी लगेगा जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है वो तो एक बटन दबा के सारा पैसा निकाल लेता है, ठीक है। तो पूरा कभी कभी तो स्टॉक मार्केट भी जो है क्रैश होने की कंडीशन में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देने की वजह से ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए, ग्लोबल सिनेरियो के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, बाइलेटरल रिलेशनशिप्स के लिए, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही गहरे चैलेंज धीरे धीरे करके खड़े होने की संभावना है। और देशों के ऊपर जो कर्जे हैं, पब्लिक डेब्ट हैं, उनकी इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाएगी। फ़िलहाल कोविड-19 के हालात से जो है कई सारे देश अभी उभर नहीं पाए हैं, ऐसा ऑथर लिखते हैं। और ऐसे में एफआरबी का लगातार 2022 के बाद से इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाना, ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसी के साथ में हमारा जो डिस्कशन है यहीं समाप्त होता है। एक इशू और रहा जा रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। वो इशू था कि फ़ोन को स्कूल में बच्चों के लिए अलाउ करना चाहिए या नहीं। तो फ़ोन को स्कूल में बच्चों के लिए अलाउ करने की अगर बात करें तो ये देखिए विचार करने वाला इशू है कि फ़ोन से कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर फ़ोन चला रहे हैं तो फिर क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फ़ोन में बिजी रहेंगे तो ह्यूमन इंटरेक्शन उनके बीच में कम हो जाता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि आप देखें तो इंटरनेट जो है एक तरीके से बहुत बड़ा नॉलेज का प्लेटफॉर्म है, और इतने बड़े नॉलेज का प्लेटफॉर्म होने के बाद अगर आप बच्चों को उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का विकास बाधित होगा। तो ये कुल मिलाकर के आपस में ये काफ़ी जो है डिबेटेबल और काफ़ी विचारणीय मुद्दा है। और इसके अलावा अगर अन्य देशों की आप बात करते हैं तो जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, तो इन देशों में बच्चे फ़ोन ले जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। कहीं एज को लेकर के रिस्ट्रिक्शन है, कहीं यूज करने की ड्यूरेशन को लेकर के रिस्ट्रिक्शन है, कहीं यूज करने के टाइम को लेकर के रिस्ट्रिक्शन है। तो इस तरीके के अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वहाँ बच्चे जो है फ़ोन ले जाना अलाउड है। इंग्लैंड में तो जो है ले जाते हैं, लेकिन यहाँ फ़ोन जो है उनका जमा करा लिया जाता है और काफ़ी कम उम्र से ही ले जाना अलाउड होता है, ठीक है। तो ये जो है इशू बनता है। कुल मिलाकर के इसी के साथ आज के डिस्कशन में इतना ही था। आज हम लोगों ने जो है काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और लगातार कोशिश ये करेंगे कि आपको अपडेट लगातार हर चीज़ के साथ बनाए रखें, जब भी कभी ऐसा मौका मिलता रहेगा बीच बीच में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी अपना काम करने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो, और हमारे लिए कोई सुझाव या सुधार है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल के जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, आप उस ईमेल आईडी पर जो है मेल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए है। और चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई के लिए जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिए और अपनी समझ को बढ़ाते रहिए।